नमस्कार मित्रों, मैं जेपी राठौड़ आप सभी का बेसिक स्कूल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसप्रीत और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिससे गली के बच्चे भूताघर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो मित्रों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो लोग कौन होंगे? तो दोस्तों मित्रों, वो लोग पुरातत्ववेत्ता थे जो उस भूताघर को देख रहे थे। उनको ये दोनों बच्चे जसप्रीत और हरप्रीत देख रहे थे। दोस्तों चलिए अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। तो मित्रों, जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कहाँ है? वो मित्रों पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो मित्रों, उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान में हड़प्पा नामक पुरास्थल है, वहाँ से उन्हें ईंटें मिले और उन्होंने उन ईंटों को काटकर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, हड़प्पा स्थल को ढूंढा मित्रों, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। तो मित्रों, सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा पुरास्थल की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सबसे पुराना स्थल कौन सा है मित्रों? तो हड़प्पा जो पुरास्थल है वो सबसे पुराना है, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिले, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। प्राय पुरानी इमारत को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो मित्रों, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक अनोखी वस्तुएं मिली हैं। तो मित्रों, जो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत हैं, वहाँ से भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से पुरातत्वविदों को अनोखी चीज़ें और वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं। मित्रों, जो मिट्टी के लाल रंग के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर काले रंग के चित्रों की नक्काशी की हुई होती है। पत्थर के बाट, मित्रों पत्थर के बाट मिले हैं। मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं, जो मित्रों शिकार करने के काम में आते थे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो मित्रों, अब हम इन नगरों की विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो
तो मित्रों और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इन दोनों हिस्सों को 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही और वो गिरी तक नहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जैसे कि दीवार खूब मजबूत रहे। मित्रों, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो दोस्तों, महान स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो मिला था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। मित्रों, इस स्नानघर को ईंटों के द्वारा बनाया गया, उसके बाद में उसके ऊपर प्लास्टर किया गया और पानी का रिसाव ना हो इसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत चढ़ाई गई थी ताकि जो स्नानघर है उसका पानी बाहर की ओर रिसाव ना हो। सरोवर के दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। मित्रों, इस स्नानागार को भरने के लिए जो पानी था वो कुओं से निकाला जाता था और इसके चारों ओर जो कमरे बने हुए थे वो मित्रों शायद कपड़े बदलने के काम में आते होंगे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। हो सकता है मित्रों ये स्नानागार एक विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट नागरिकों के स्नान के लिए बनाया गया हो। और मित्रों, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो मित्रों, स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में और लोथल और कालीबंगा, ये 2 अन्य नगर हैं जिनमें अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो मित्रों, अग्निकुंडों से अनुमान लगाया जाता है कि वहां यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जिन्हें दोस्तों स्टोरेज कहते हैं। अनाज के स्टोरेज मिले हैं कहाँ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला था। आगे पढ़ते हैं मित्रों। ये महान स्नानागार का चित्र आपको दिखाया गया है मित्रों। इसमें सामने की तरफ से एक सीढ़ियाँ हैं इधर से उतरने के लिए, एक सीढ़ियाँ इधर से हैं और मित्रों इनके चारों तरफ ये जो आपको टूटी हुई खंडर दिखाई दे रहे हैं ये शायद उस समय कमरे हुआ करते होंगे। तो इस तरह का एक स्नानागार हुआ करता था मोहनजोदड़ो में। भवन, नाले और सड़कें। मित्रों, इन नगरों की भवन कैसे हुआ करते थे, नालों की व्यवस्था किस प्रकार थी और सड़कें कैसी थी? हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। मित्रों, इस चित्र में आपको एक मिस्त्री ईंटों की चिनाई करता हुआ दिखाया गया है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। मित्रों, घर थे जो 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मित्रों, बीच में चौक या आंगन बनाया जाता था और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो मित्रों, अंदर ही एक स्नानागार हुआ करता था और कुछ घरों में अंदर एक कुआं भी बना हुआ करता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो मित्रों, ये इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पानी के निकास और नाली के निकास की व्यवस्था इतनी अच्छी थी जो कि आज के समय में भी कहीं कहीं नहीं मिल पाती है। अक्सर अब घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। मित्रों, घर की नाली को गली की नालियों से जोड़ा जाता था, उसको फिर सड़क के बड़े नाले से जोड़ा जाता था और वो बड़े नाले
एक बड़े नाले में जाके मिल जाते थे, जहाँ से पानी बाहर निकल जाता था। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। दोस्तों मित्रों, ये ढके हुए थे, इनकी सफाई करने के लिए इसमें एक मेन होल बनाए गए थे, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो मित्रों, सबसे बड़ी विशेषता पानी के निकास की व्यवस्था थी। जो गंदा पानी हुआ करता था, उसके निकास की व्यवस्था आज से लगभग 4700 साल पहले, जब मोहनजोदड़ो के नगर में इतनी अच्छी व्यवस्था थी मित्रों, जो हमें अभी भी बहुत से शहरों में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। दोस्तों, अभी हम देखते हैं यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था। अभी तक हमने यहाँ के नाले, सड़कें, घरों की बनावट ये देखी थी। अब हम यहाँ के नगरों के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, क्योंकि मित्रों ये उद्योगों के केंद्र थे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई, नष्ट हो गई होगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पकी मिट्टी के खिलौने आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों। आगे चलते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाँटों को देखो मित्रों, ये पत्थर के बाँट दिखाए गए हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया। इन्हें चरट पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके, जैसा कि मित्र आपको यहाँ दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ही पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो मित्रों, कपास की खेती कहाँ होती थी?
मेहरगढ़ में मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो से मित्रों कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की अन्य वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। मित्रों, जो सूत कातने की जो तकलियाँ होती हैं वो भी यहाँ से मिली हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। जैसा कि मित्र आपको इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इसने ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं, तो मित्रों ये भी वहाँ से मिले हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। दोस्तों, इतनी अच्छी मूर्ति बनाना कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति है जो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता चलता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्टैफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मित्रों, जो आज भी है कई तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, इसी प्रकार से पहले मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब मित्रों, हम पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति से हमें सीधे मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करता है, जैसे लकड़ी या धातु के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मित्रों, जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी मंगवाते थे। मित्रों, इन चीज़ों की उनके पास कमी थी शायद। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, क्योंकि मित्रों कालीबंगा और राजस्थान में सीकर के आसपास एक ताम्रयुगीन सभ्यता पाई जाती है। वहाँ के लोग वहाँ भट्टियाँ भी पाई गई जहाँ तांबा गलाने का कार्य किया जाता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है, दूसरी एक मोहर है। मित्र, ये खिलौना है जो एक गाड़ी के रूप में बनाया गया है। हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन मित्रों कहाँ से आता था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो मित्रों, जौ, दाल, गेहूँ, मटर, धान, तिल, सरसों ये आदि उगाते थे। बच्चों का खिलौना
हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो मित्रों, गुजरात में एक हड़प्पा कालीन सूक्ष्म नगर है, उसका हम निरीक्षण इस गद्यांश में करते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो दोस्तों, धोलावीरा सभ्यता है जो कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों, एक विशेषता है कि धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तो मित्रों, धोलावीरा नगर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी और इसके प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है। तो मित्रों, जो लोथल सभ्यता है वो भी गुजरात में है, धोलावीरा भी गुजरात में है। ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्योंकि मित्रों, धोलावीरा नगर है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, तो वहाँ से कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जैसे कीमती पत्थर वगैरह इत्यादि। यहाँ पत्थरों और शंखों धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो मित्रों, लोथल में एक भंडार गृह मिलाया था। इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उस पर बनी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। मित्रों, ये एक तालाब दिखा रहा है, शायद ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा या हड़प्पा कालीन सभ्यता का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभव है मनके का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। तो दोस्तों, मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ मिला है मित्रों? वो मिला है लोथल, गुजरात में। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मोहरों पर प्रयोग सामान से उभरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर पर छाप की मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मोहरों का उपयोग किस लिए होता है। तो मित्रों, आपने देखा होगा जब भी आप कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो पोस्ट ऑफिस में या फिर रेलवे में जो हम सामान पैक करवाते हैं तो वो एक चारकोल से मोहर लगाते हैं अपने सामान के ऊपर, जिससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये मोहर यह सामान के साथ, हमारे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मित्रों, इस तरह की चलन उस समय भी था। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे।
यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों का मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो दोस्तों, नील नदी मिस्र में बहती है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं मित्रों। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। दोस्तों, मिस्र में जो पिरामिड है उनमें जो शव रखे जाते थे उनको ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।